नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, खासतौर से एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा, लेखपाल भर्ती, प्राइमरी भर्ती परीक्षा, इसके लिए सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में पदों की संख्या बढ़ भी जाए, तो इसमें भी आप देखेंगे कि करंट अफेयर से 30 प्रश्न से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पीसीएस 2022 उत्तर प्रदेश में होने वाली अन्य भर्तियां जैसे कि पुलिस भर्ती वगैरह में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अधिक होता है, तो नियमित रूप से आप ये वीडियो देखा करें। ये वीडियो रोज़ सुबह आपको मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को बिल्कुल रटिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होगी, ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 1 जनवरी 2022 से। और जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब से शुरू हो रहा है? 3 जनवरी से। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने किशोरों के टीकाकरण और बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं, यानी कि ऐसे लोग जो कोविड-19 पेशेंट की देखभाल करते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं, उनको कोरोना योद्धा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को तीसरी खुराक देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन किशोरों का जन्म 2007 से पहले हुआ है वे अपना टीका लगवा सकेंगे। उन्हें कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी, ये भी याद रखना, कोवैक्सीन। और तीसरी खुराक, जिसको आप कहेंगे बूस्टर डोज, ये दूसरी खुराक के 9 महीने या 39 सप्ताह के बाद लगाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कोविड-19 से, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बिंदु बताता हूँ जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब महामारी घोषित किया था? याद रखिएगा 11 मार्च 2020। ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी की एक परीक्षा में पूछा गया था। भारत में कोरोना का पहला मरीज किस तरह से मिला था? आपको याद होगा केरल से मिला था। 30 जनवरी 2020 को कोरोना महामारी फैलने के बाद चीन के वुहान से लौटी केरल की एक छात्रा में यह लक्षण पाए गए थे और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9वीं कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज को मान्यता दे दी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल मिला के 9 कोविड वैक्सीन हो गई हैं, जिनको WHO के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। और इसका नाम क्या है? ये जो 9वीं वैक्सीन है इसका नाम होगा कोवोवैक्स। और इसे बनाएगा कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे परीक्षा में। तो यह एक RNA वायरस है, RNA वायरस। और कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्योंकि कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसीलिए कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल कोरोना शब्द जोड़ा गया है, नोवेल शब्द। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है उत्तर प्रदेश ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप को जीत लिया है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु के कोविलपट्टी में। कहाँ पर? तमिलनाडु के कोविलपट्टी में। और उत्तर प्रदेश की टीम टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच नहीं हारी। और ये जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर आता है ओडिशा। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी नॉलेज में वृद्धि करेंगे और परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से कुछ अंक और दिलाएंगे। तो एशियन चैंपियंस मेंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को किस देश ने जीता है? एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट को जीता था साउथ कोरिया ने। किसको हराया था? जापान को। भारत का स्थान तीसरा रहा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ ओडिशा में। इसमें विजेता रहा था अर्जेंटीना। इसने किसको हराया था? जर्मनी को। 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये ओडिशा में ही होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में।
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? राउरकेला में। इसका नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रू निकोम्बाम, जो कि मणिपुर से हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्रम से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा विश्व संगीत तानसेन समारोह। विश्व संगीत तानसेन समारोह का 97वां आयोजन किस प्रदेश में शुरू हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन 25 से 30 दिसंबर 2021 के लिए किया जा रहा है और ये 97वां संस्करण होगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो तानसेन महोत्सव में मंच की जो थीम है वो ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार की गई है। तानसेन ने राजा मान सिंह तोमर से लेकर रीवा महाराज और फिर अकबर के नवरत्न के रूप में स्थान बनाया था। इसीलिए आने वाला जो 97वां तानसेन समारोह है यह बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। ग्वालियर में शुरू हुआ तानसेन संगीत समारोह 5 दिन चलेगा, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर तक। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल जी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वायना नेटवर्क और किस बैंक ने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है? वायना नेटवर्क और किस बैंक ने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है? तो ये बैंक कौन सी फ्रेंड्स? ये बैंक है फेडरल बैंक, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, फेडरल बैंक। तो वायना नेटवर्क के बारे में आप जानते होंगे, भारत के सबसे बड़े व्यापार और वित्त प्लेटफॉर्मों में यह एक है। और फेडरल बैंक ने IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड में मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है। आपूर्ति श्रृंखला वित्त को स्वचालित और सरल बनाने के लिए फेडरल बैंक के साथ वायना नेटवर्क की साझेदारी को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अलुवा, केरल में। MD और CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और फेडरल बैंक की टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह दिल्ली के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जो प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी है। 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। PM मोदी ने धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। यह हमीरपुर जिले की पहली जल विद्युत परियोजना होगी। 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा PM ने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता होगी 111 मेगावाट। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद एक देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत भी है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करता है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी हैं, शिमला और धर्मशाला। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर जी। CM कौन है? जयराम ठाकुर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया है? तो साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुने गए हैं डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के परोपकारी और आपदा राहत समूह गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने डेली मॉवेरिक अखबार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित
साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीत लिया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी याद रखना कि डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान का जो एक आपदा राहत समूह है उसका नाम है गिफ्ट ऑफ द गिवर्स, गिफ्ट ऑफ द गिवर्स, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड एक किताब आई है, यह किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स यह आत्मकथा है अरूप राज चौधरी जी की, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये किताब का मुख्य पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरूप राय चौधरी की आत्मकथा द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बायोग्राफी के बारे में नॉलेज बूस्टर के अंतर्गत, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। एक दूसरी किताब भी है जिसको दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी ही कही जाती है और इसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। नीना गुप्ता की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सच कहूँ तो। सोनू सूद की किताब है आई एम नो मसीहा। सुरेश रैना की जो आत्मकथा है उसका नाम है बिलीव। विश्वनाथन आनंद की किताब का नाम है माइंड मास्टर और एन.के. सिंह की जो किताब है उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विरल देसाई को। तो फ्रेंड्स ये हैं विरल देसाई, सूरत के उद्योगपति और ग्रीन मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। तो मशहूर पर्यावरणविद विरल देसाई को दुबई के पाम अटलांटिस होटल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम थोड़ा लंबा जा रहा है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस समारोह में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पेरिस और मलेशिया सहित 11 देशों के विजेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। पिछले वर्ष 2020 में विरल देसाई को भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? अगर एग्जाम में आया तो याद रखना भारत की रैंक है 10वीं। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में चौथे स्थान पर कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रिक्त है। चौथे स्थान पर कौन सा देश आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चौथे स्थान पर आता है स्वीडन। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि ये फैक्ट आपको रट जाएं और परीक्षा देते समय ये प्रश्न अगर आते हैं तो आपको बहुत अधिक जोर न डालना पड़े और ये प्रश्न आपके बिल्कुल सही रहें। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा, जिसको कहते हैं आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, वापस लेने के लिए जांच समिति का गठन किया गया है? तो ये राज्य है नागालैंड, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अफस्पा के बारे में आपको पता होना चाहिए, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यह समिति 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसकी अध्यक्षता विवेक जोशी करेंगे। विवेक जोशी कौन है? ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल हैं और जनगणना आयुक्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल जी इसके सदस्य सचिव होंगे। पैनल के अन्य सदस्य होंगे नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी। तो देखिए, हाल ही में नागालैंड में सेना द्वारा 14 नागरिक मारे गए हैं। उसके बाद इस कानून को नागालैंड से वापस लेने पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके बाद ये एक कमेटी गठित की गई है। दरअसल आज़ादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून को पारित किया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। अफस्पा देश के कई राज्यों में लागू है, जिसमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड आदि शामिल हैं। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित करने का अधिकार होता है। अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब है
तो इस पर वहाँ की राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र डिस्टर्ब है या नहीं। हालांकि राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती हैं, उनके सुझाव को मानने या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। तो फ्रेंड्स, अशांत यानी कि डिस्टर्ब क्षेत्र क्या होता है? किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के मुताबिक एक बार कोई क्षेत्र अशांत यानी कि डिस्टर्ब घोषित हो गया तो कम से कम 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। तो जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इस कानून की धारा 4 के मुताबिक कई शक्तियां अपने आप मिल जाती हैं। मसलन यह कानून सेना को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा बल का अधिकारी महशक के आधार पर किसी भी जगह तलाशी ले सकता है और अगर उसे कोई खतरा नजर आता है तो वो उस जगह को ही नष्ट करवा सकता है। किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे सीधे गोली मारी जा सकती है और इस दौरान उस व्यक्ति की मौत होने पर उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले किसी अधिकारी पर नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है, साथ ही कारण भी बताना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि अफस्पा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट की आधारशिला रखी है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण यूनिट की आधारशिला रखी है। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPOM का एक ज्वाइंट वेंचर है। अच्छा, भारत और रूस के बीच जो सैन्याभ्यास होता है उसका नाम क्या है? इंद्रा। अभी अगस्त 2021 में इंद्रा 21 के नाम से यह सैन्याभ्यास किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कल के प्रश्न पर। तो कल हमने पूछा था कि हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का मिशन प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और अब आज का प्रश्न, बताइए कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 को किस मंत्रालय या संस्था ने जारी किया है? तो ये है आपके विकल्प। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।